Hello students, in this video we'll discuss part 3 of chapter number 4, disaster and their management. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 2 में. हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से. ठीक हुई बात. अब बेटा डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है? पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता है सुनामी आप पहले से फोरकास्ट कर पाते हैं. अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज़ में आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं. ठीक है, जिन एरियाज़ में फ्लड कंटिन्यू ईयरली आती ही है उन एरियाज़ में हम फ्लड के लिए प्रिपेयर रहते हैं. तो पहली बात तो आपकी जो प्रिपेयर्डनेस होगी, आपकी जो तैयारी होगी टू हैंडल अ डिज़ास्टर बिफोर इट अकर. हमें पता है कि भैया यार इस नदी में इस साल बाढ़ आएगी, क्योंकि हर साल ही आती है, तो हम पहले से कुछ अरेंजमेंट करके करते हैं ना. तो पहली बात आपको प्रिपेयर्ड होना है किसी भी पर्टिकुलर डिज़ास्टर को हैंडल करने के लिए पहले से ही, क्योंकि आपको पता है कि ये होने वाला है. ठीक है. द रेस्पॉन्स गिवन ड्यूरिंग द डिज़ास्टर. अब देखो पहले से आपने जो तैयारी की है वो तो की है, फिर आपका वो रिस्पॉन्स जो डिज़ास्टर जब आया, जब आपने क्या क्या चीज़ें की वो भी आ जाएंगी. फिर उसके बाद जब डिज़ास्टर आया और आके चला गया तो आपने रिकवरी एक्टिविटीज़ कौन सी की है ना, जिससे उस डिज़ास्टर का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो जाए. इन सबको मिलाकर ही क्या कहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो किसी डिज़ास्टर के होने के पहले से शुरू होती है और ख़त्म होती है उस डिज़ास्टर के होने के बाद, उस नेचुरल कैलेमिटी के, उस मीन मेड कैलेमिटी के होने के बाद हमने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, वहाँ तक की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ठीक है बात. फिर से देखो, आपकी प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल अ डिज़ास्टर बिफोर इट अकर हो, उसके पहले आप जो प्रिपेयर किए हैं अपने आप को, अपने एरिया को. द रिस्पॉन्स गिवन ड्यूरिंग द डिज़ास्टर, जब वो डिज़ास्टर चल रहा था तब आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे. उसके बाद वो रिकवरी एक्टिविटीज़ जो आप लोगों ने की आफ्टर डिज़ास्टर. ठीक है. एज टू प्रिवेंट और मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर. डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ आपने की, ये सब ही मिला के क्या कहलाती हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ठीक है बात. अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फॉलोइंग स्टेप्स आपको लेनी है. तो पहली जो स्टेप है वो जो आपको लेनी है वो क्या है, प्रिपेयर्डनेस. ठीक है. देखो बहुत सारी चीज़ों को तो हमें पता है कि ये होना ही है, तो हम उन्हें इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर रखें कि यार ऐसे हो सकता है. ठीक है बात. प्रिपेयरनेस इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बिफोर अ डिज़ास्टर. प्रिपेयर्डनेस में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जो आप डिज़ास्टर के पहले करते हैं, सच एज प्लानिंग, एमरजेंसी एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग अबाउट अ डिज़ास्टर. पहले से ही क्या देने लग जाएं आप, एमरजेंसी एक्सरसाइजेज. फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दे दें कि भाई अगर ये डिज़ास्टर आया तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, कैसे फूड सप्लाईज आएगी, वाटर कहाँ से हम लोग लेंगे, कौन से स्विच ऑफ करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों की पहले ही आपको ट्रेनिंग दे देनी है. जो अर्ली वार्निंग होती है जो लोगों को दी जाती है फॉर एवोकेशन बिफोर अ साइक्लोन और सुनामी. सुनामी के आने के पहले बहुत सारे लोगों को एवोकेशन के लिए वार्निंग दे दी जाती है कि आप चलिए उस जगह को छोड़ दीजिए, वहाँ पर साइक्लोन आने वाला है, सुनामी आने वाली है. ये भी डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस का ही प्लान है. आई बात समझ में. अगर मुझे पता चल जाए कि आज से 2 दिन बाद सुनामी आने वाली है, इस तरीके से हम ओशन को जब देख रहे हैं तो हमें कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि सुनामी आने वाली है, मैंने पहले ही रेडियो पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में अगर आपको वार्निंग दे दी, तो ये भी क्या किया मैंने, आपको डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर कर दिया पहले से ही. फिर उसके बाद बारी आती है रेस्पॉन्स की. किसकी, रेस्पॉन्स की. तो रेस्पॉन्स में वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी जो हम करते हैं ड्यूरिंग डिज़ास्टर. जब डिज़ास्टर चल रहा होता है, डिज़ास्टर के टाइम पे हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, सच एज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को फूड देंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, टेम्पररी शेल्टर भी देंगे. अगर उन्हें हमने अर्थक्वेक प्रॉन एरिया से या सुनामी प्रॉन एरिया से बाहर निकाला तो उन्हें कहीं तो रखेंगे, तो उन्हें शेल्टर देना, टेम्पररी शेल्टर देना, फूड देना, वाटर देना. कई बार किसी को मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है. हो सकता है जब सुनामी आई हो या अर्थक्वेक आया हो तो उसके हाथ या पैर में कहीं लग गई हो तो उसको मेडिकल हेल्प देना पड़ेगा. रिपेयरिंग रोड्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और
कंटिन्यूसली पैरेलली आपको रोड को टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करना है, तो ये क्या हो जाएगी बच्चा, रिकवरी। ठीक है बात, रिकवरी नहीं, रेस्पॉन्स। क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में क्या क्या करोगे आप रेस्क्यू प्लेसेस, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाओगे, ऐसी प्लेसेस को सर्च करोगे जहाँ पर टेम्पररी शेल्टर दे दिया जाए लोगों को। फिर उन लोगों को भूख लग रही होगी तो उन्हें खाना भी देना है, उन्हें पानी भी देना है, उन्हें मेडिकल हेल्प भी देना है, साथ ही साथ रिपेयर करते रहना है रोड को, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को। अब आएगी बारी किसकी, रिकवरी की। अब रिकवरी में क्या देखते हैं, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी बच्चा जो आपने डिज़ास्टर के बाद में की, जैसे रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर टूट फूट गए थे, रोड्स ख़राब हो गई थी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पोल सारे गिर गए थे, ठीक है, नेट नहीं चल रहा था। तो आप जब इन सब को सुधारते हैं तो ये ही क्या होगी, रिकवरी एक्टिविटीज़। ठीक है, रीबिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सरकार का क्या रोल होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सेटअप किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किसने बनाई है, इंडियन गवर्नमेंट ने। जो नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, NDRF, दो देखो, पहली क्या बनाई, NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। दूसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तीसरी बनाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, NIDM। इन तीनों को बिल्कुल याद रखो, NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाए हैं, हमारी सरकार ने। डिज़ास्टर इनके नाम में ही है, मतलब कहीं ना कहीं ये किसको हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं, डिज़ास्टर। फॉर इफेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इफेक्टिवली हो पाए इसीलिए इन्होंने क्या बना दिए, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, NDMA, NDRF, IDM। अब NDMA की अगर हम बात करें, अब हम लोग देखेंगे NDMA को। चलो, तो अब NDMA कैसे काम करता है पहले वो देखते हैं हम। जो NDMA है उसको क्रिएट किया गया है जिसके अकॉर्डिंग टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 में आया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग ही हमने क्रिएट किया NDMA को। ये पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, पॉलिसीज़ बनाता है, प्लान्स बनाता है, गाइडलाइंस देता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, जिससे कि टाइमली और इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स किया जा सके किसको, किसी भी डिज़ास्टर को। ऐसा नहीं कि डिज़ास्टर हो गया 8 दिन, डिज़ास्टर के बाद मीटिंग हो रही है और फिर जाके हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। इससे बेटर है कि आप पहले से ही पॉलिसीज़, प्लान, गाइडलाइंस तैयार रखें और टाइमली इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स डिज़ास्टर को दे पाएँ और जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट किया जाए। बिसाइड्स इट्स, इसके अलावा ये फंड भी प्रोवाइड करता है फॉर मिटिगेशन एंड सपोर्ट ऑफ अदर कंट्रीज़। अगर दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो फंड प्रोवाइड कराता है। मिटिगेशन करना मतलब किसी के इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर देना, लोगों को शांति देना, ठीक है, लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर प्लान दे देना, ये सब किसके अंदर ही आता है बेटा, मिटिगेशन के अंदर ही आता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फंड फॉर मिटिगेशन, लोगों को जो भी आपदा आई है उससे थोड़ा सा तरीके का जीवन दे देना, मिटिगेशन, ठीक है। एंड सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, ये लोगों को अपनी ही कंट्री में नहीं जबकि कि दूसरी कंट्रीज़ में भी, अगर जैसे नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। अब NDRF को देखेंगे। NDRF आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि NDRF की टीम ने ये किया, NDRF की टीम लेट पहुंची, जल्दी पहुंची, ऐसा करके। जो NDRF है, रिस्पॉन्ड टू वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। NDRF किसके लिए बनाया गया है, ये रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स नेचुरल डिज़ास्टर और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। अब क्या करते हैं ये NDRF के लोग, ये न्यूज़ में आप आसानी से देख सकते हो। NDRF की टीम फ्लड एरियाज़ में, है ना, evacuate people and animal and ship them to safe shelter before cyclone strike। ये लोगों को, जानवरों को सेफ प्लेस पर पहुंचा देते हैं साइक्लोन स्ट्राइक करे उसके पहले ही।
सर्च एंड रेस्क्यू पीपल, लोगों को सर्च करना, उन्हें रेस्क्यू करना, बचाना, ये भी इन्हीं का काम है एनडीआरएफ की टीम का। रिट्राइव डेड बॉडीज़, अब देखो कई बार ऐसे होता है कि हमें पता है कि हमारे किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई है, पर हमें चाहिए होती है उसकी डेड बॉडी कि भैया हम लास्ट टाइम तो उसको देख लें, तो डेड बॉडी को भी रेस्क्यू ये लोग, डेड बॉडी को भी रिट्राइव यही लोग करते हैं, लेके आते हैं। फिर रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे टारपोलिन, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, मेडिसिन, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट, जितना भी अफेक्टेड लोग होते हैं उनको सबको ये देते हैं। टॉपलिन, टॉपलिन क्या होता है बच्चा? एक जो पन्नी नहीं होती मोटी वाली पन्नी, जिससे कुछ लोग आपने देखा होगा कि जब बारिश वारिश के टाइम में जो फ्रूट मार्केट अगर आप जाएं तो अपने मतलब शॉप के आगे लगा लेते हैं जिससे पानी ना गिरे, वही होता है टॉपलिन। फूड पैकेट्स मतलब पता ही है, जिसके अंदर फूड भरा होगा वो वाला पैकेट, वाटर की बॉटल देना, क्योंकि अगर फ्लड एरिया में है तो पानी तो बहुत है पर बच्चा उस पानी को हम पी नहीं सकते, तो उन्हें पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, मेडिसिन देना, ये सारे काम कौन करती है? एनडीआरएफ। मेडिकल असिस्टेंस भी देती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसे रेस्क्यू एरिया से हॉस्पिटल तक लेके जाना। यूज़ वाटर एम्बुलेंस इन केस ऑफ फ्लड, और ये वाटर एम्बुलेंस का यूज़ भी करते हैं जब फ्लड एरिया में हो। रिमूव फॉलन एंड अपरूटेड ट्री टू क्लियर द रोड्स, देखो जब बाढ़ आए या बहुत जोर के सुनामी ही आ जाए कुछ, तो बहुत सारे पेड़ वेड़ जो होते हैं वो ऐसे गिर जाते हैं, और कई बार रोड ब्लॉकेज का काम करते हैं वो गिरे हुए ट्रीज़, तो उनको वहाँ से हटा देना, ट्रीज़ को अप्रूव कर देना जिससे कि रोड क्लियर हो जाए। एक्सटिंग्विश फॉरेस्ट फायर एंड सेफ सराउंडिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट फायर को रोक के उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको भी सेव करना एनडीआरएफ का ही काम होता है। फिर बेटा जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो रिकंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करती है, जितने भी डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज़ होते हैं उनमें रोड बनाना, दूसरा जितना भी रिकंस्ट्रक्शन का काम है, घर बनाना, रोड बनाना, टेलीकम्युनिकेशन, वो सब में भी एनडीआरएफ की टीम हेल्प करती है। कंडक्ट कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, हाँ ये बहुत बड़ा काम है जो एनडीआरएफ करते हैं, क्या कि पहले से ही प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस, स्कूल सेफ्टी, मॉक एक्सरसाइज ये करते रहते हैं, टू मेक इंडिया अ डिज़ास्टर रिजिलिएंट नेशन, कि हम डिज़ास्टर से डरे नहीं, उसका डट के मुकाबला करें। तो ये पहले मॉक कराते हैं, जैसे कई बार आर्टिफिशियल कहीं आग लगा दी, अर्थक्वेक की बात की और बोला कि अब आप बताओ आप लोग कैसे निकलोगे, फ्लड के टाइम पे आप कैसे अपने आप को बचाओगे, तो ये मॉक एक्सरसाइजेस कराते हैं, आर्टिफिशियली वैसा सीन क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे अपने आप को बचाना है। नाउ एनआईडीएम इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, रिसर्च के लिए बनाया गया है, किस पे? डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन पे, ठीक है, और मैनेजमेंट के लिए, मतलब लोगों को यहाँ पढ़ाया समझाया ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से आप किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज कर सकते हो। इसका एम है इंडिया को डिज़ास्टर फ्री बनाना बाय डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। देखो नेचुरल डिज़ास्टर को तो हम रोक नहीं सकते, पर हाँ हमने एक कोशिश की है कि इस तरीके से लोगों को प्रिपेयर कर दिया जाए, इस हद तक प्रिवेंशन प्रोग्राम चलाए जाएं कि डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को बिल्कुल कम कर दिया जाए और इंडिया को डिज़ास्टर फ्री कंट्री बना दिया जाए एट ऑल लेवल। चलो ये था एनआईडीएम। अब हम लोग पढ़ेंगे क्विक क्विज, डिफाइन ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। तो ह्यूमन मेड डिज़ास्टर वो डिज़ास्टर है जो ह्यूमन की, गवर्नमेंट की, किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के डेलिब्रेट एक्शन से हुआ हो। ठीक हुई बात? हम जब किसी काम को करने जा रहे हैं और वो हमसे कुछ गलत हो जाए तो वही क्या है? ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। ठीक हुई बात? वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। इनके जब डेलिब्रेट एक्शंस की वजह से कोई डिज़ास्टर हो जाए तो उसे कहते हैं ह्यूमन मेड डिज़ास्टर। एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड एट शेरनोबिल, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये, ठीक है। शेरनोबिल में जो एटॉमिक पावर प्लांट था वो अपने आप ब्लास्ट कर गया। अच्छा, उसके ब्लास्ट होने के पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, किसी ने इंटेंशनली जो यूरेनियम रॉड्स थी उन्हें बंद कर दिया था, अब वो जो भी कुछ है, पर एटॉमिक बॉम्ब वहाँ पर ड्रॉप नहीं हुआ था। चलो, भोपाल गैस ट्रेजेडी किसका एग्जाम्पल है? तो वो केमिकल का एग्जाम्पल है, वहाँ पर केमिकल से एक्सप्लोजन हुआ था,
ठीक है। बायोलॉजिकल कौन सा वाला है, वो किश्तरी वाला। ये जो कोरोना है ये बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल हो सकता है, पर भोपाल गैस ट्रेजिडी केमिकल का एग्जाम्पल है। चलो, mention the names of 3 organizations that the government of India set up for disaster: NIDM, NDRF मेरा फेवरेट, और एक और कौन सा है, NIDM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, और एक और क्या है याद ही नहीं आ रहा है, NDFA, NDFA, NIDM और NDRF। ठीक है बात, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बनाई है गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए। चलो, अब NDRF है बच्चा जो सर्च करता है एंड रेस्क्यू पीपल इन टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम पे लोगों को रेस्क्यू कराता है NDRF। केस स्टडीज पढ़ेंगे, फ्लड इन असम, असम। चलो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर वैली है असम में, वो एक्सपीरियंस करती है फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। यही बात मैं बोल रही थी कि कुछ जगह हमें पता है कि यहाँ पर फ्लड आना ही है, हर साल आना ही है, तो हम उसके लिए तो प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर वैली है असम में, उसमें फ्लड आता है हर साल। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है और जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में वाटर भी लेके आती हैं और सिल्ट भी लेके आती हैं। देखो, पानी आता है तो वो तो आ ही रहा है, साथ में वो जो नीचे की काली वाली जो मिट्टी होती है वो भी ले आते हैं। ठीक है, कहाँ से ला रही हैं ये मिट्टी? अपर कोर्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन से जब ये रिवर आ रही है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट ला रही है, पानी भी ला रही है। जो सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाता है रिवर बेड्स पे और रिड्यूसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। अब जैसे देखो, कोई भी बर्तन है, इस बर्तन में अगर नीचे नीचे मिट्टी मिट्टी जम गई है, क्या जमी हुई है? मिट्टी मिट्टी जम गई है, तो इसमें पानी ज़्यादा नहीं आ पाएगा बच्चा। अगर ये ग्लास है, इस ग्लास में नीचे मिट्टी ज़्यादा जम जाए तो पानी बहुत कम आएगा। वैसे ही रिवर का हाल होता है कि उसमें जो रिवर बेड में इतनी सारी मिट्टी हो जाती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। ठीक है बात। इसके अलावा जब हैवी रेनफॉल होती है मानसून सीज़न में, जब हेवी रेनफॉल होती है कब? मानसून सीज़न में। इंडियन में मानसून टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो इतने हैवी रेनफॉल वाले पानी को कैरी नहीं कर पाती हैं, जो एक्सेस वाटर आ रहा है उसको कैरी नहीं कर पाती हैं, और ये रिवर और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो पूरी ओवरफ्लो करने लग जाती हैं। और अपने आसपास, ये जैसे रिवर के आसपास का एरिया था, यहाँ पर घर बने हुए थे, इन सब में ये रिवर का वाटर चला जाता है, मतलब पूरे एरिया को कवर कर लेती है, पानी पानी हो जाता है, और इसी को कहते हैं कि बाढ़ आ गई। ठीक हुई बात। सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि जोहरत, लखीमपुर, नागौन, शिवसागर, मजूली, यहाँ पर भयंकर रूप से बाढ़ आती है, और वो तो हर साल ही आ जाती है। ठीक है बात। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो फ्लड से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, वो है जोहरत, लखीमपुर, नागौन, शिवसागर, मजूली। असम की जो फ्लड है, बाढ़ है बच्चा, वो लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है। किस तरीके से? देखो, बाढ़ आएगी तो लाइफ भी जाती है, लोग, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। जो बने बने घर होते हैं वो पानी में बह जाते हैं, और एक घर को बनाने में बेटा बहुत टाइम लगता है, और एक कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो वो 1 मिनट में उस घर को तोड़ के रख देती है। जो फ्लड वाटर होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लोगों को, ठीक है, और उन्हें कैंप तक ले आता है, कैंप में शिफ्ट करना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। सबमर्जेस ऑफ फार्मिंग लैंड विच रिजल्ट इन क्रॉप लॉस। अब सपोज करो हमारी कोई क्रॉप थी जो बहुत अच्छा प्रोड्यूस हमें देने वाली थी, बिल्कुल नेक्स्ट मंथ हम उसको कट ही करने वाले थे, इतनी ज़्यादा फ्लड आ गई कि वो पूरी की पूरी हमारी जो क्रॉप थी, जो जिसको हम नेक्स्ट मंथ कट करके बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करने वाले थे, वो भी पूरी डूब गई उस बाढ़ में। तो क्रॉप का भी लॉस हुआ। क्रॉप का लॉस मतलब पैसे का लॉस। एक जो फार्मर था बच्चा, वो अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है क्रॉप के लिए, अगर वही ख़राब हो जाए तो उसका तो उस साल का पूरा रेवेन्यू लॉस हो गया, है ना। इट कॉजेज लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे जंगली जानवर मर जाते हैं। हम इंसानों के लिए तो NDRF NIDM की टीम काम कर रही है, और इनका पहला फोकस इंसान होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, इतना हम वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं सोचते।
जवान राइनासोरस है, इंडियन हॉक डियर है, स्वैम डियर हैं कांजीरंगा पार्क के, वो सब कुछ ना कुछ लॉस फेस करते हैं इन द पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्लड। द पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामेरी नेशनल पार्क है, उन सब में भी बाढ़ आ जाती है और फिर वाइल्ड लाइफ का बहुत नुकसान होता है। जो लोग होते हैं फ्लडेड एरिया में, उन्हें डिसीज़ेस भी होने लगती है, जैसे टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री और दूसरी कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री और दूसरी कम्युनिकेबल डिसीज़ेस। बहुत सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, रोड की रोड ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, मतलब बाढ़ आने का मतलब सिर्फ ह्यूमन लॉस नहीं है, ह्यूमन प्रॉपर्टी का लॉस नहीं है बच्चा। रोड ख़त्म हो रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरा ख़त्म हो जाता है, फ्लड चली जाती है, पर वो टाइफाइड, कोलेरा, डिसेंट्री जैसी बीमारियां छोड़ जाती हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ का नुकसान होता है। अब हम देखेंगे 2015 नेपाल अर्थक्वेक। 2015 में अर्थक्वेक आया, कहाँ पर आया बेटा? नेपाल में। उसका जो रिक्टर स्केल पे जब हमने उसको मेजर किया तो वो था 7.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक, जिसने नेपाल को हिट किया 25 अप्रैल 2015 में, ठीक है बात। ये जो अर्थक्वेक था इज़ नोन एज अप्रैल 15 नेपाल अर्थक्वेक। इसका नाम ही क्या है? अप्रैल 15 नेपाल अर्थक्वेक और द गोरखा अर्थक्वेक, इसे गोरखा अर्थक्वेक भी कहते हैं। इसका जो एपी सेंटर था वो बरपाक, गोरखा डिस्ट्रिक्ट के बरपाक में था, बरपक में था। It was caused due to sudden release of stress along the fault line between India and Eurasian tectonic plate. इंडिया और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है ना, उसके कारण उसमें जो स्ट्रेस आया, ठीक है, उस स्ट्रेस से ये इतना बड़ा अर्थक्वेक आया 7.8 रिक्टर स्केल का। इट वॉज कॉज ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस। सडन स्ट्रेस रिलीज हुआ किससे? फॉल्ट लाइन से। वो फॉल्ट लाइन कहाँ पर है? इंडिया और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है। जो ट्रीमर्स थे इस अर्थक्वेक के, उन्हें एक्सपीरियंस किया गया नेपाल में भी, इंडिया में भी, चाइना में भी और बांग्लादेश में भी। जो इफेक्ट था गोरखा अर्थक्वेक का वो था जो काठमांडू सिचुएटेड इन दिस रीजन, इसी रीजन में काठमांडू है, वॉज शिफ्टेड 3 मीटर टू द साउथ इन अ मैटर ऑफ जस्ट 30 सेकेंड। तो काठमांडू जो इसी रीजन में सिचुएटेड है वो 3 मीटर तक साउथ में शिफ्ट कर गया सिर्फ 30 सेकेंड्स में। बहुत सारे जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, विलेजेस जो एपी सेंटर के पास थे वो पूरी तरह फ्लैटन हो गए, मतलब घर वर सब कुछ बर्बाद। 90,000 लोग 90,000 बोल रही हूँ, सॉरी 9,000 लोगों की डेथ हो गई, 22 इंजर्ड हो गए और 1,000 लेफ्ट होमलेस। हज़ारों लोगों का घर ख़त्म हो गया, 22,000 इंजर्ड हो गए, 9,000 मर गए। सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। काठमांडू वैली, काठमांडू वैली में बहुत सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, सच एज दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ टेम्पल और स्वयंभूनाथ स्तूप, पशुपतिनाथ टेम्पल और दरबार स्क्वायर, ये सब पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। जो अर्थक्वेक था ट्रिगर्ड एन एवलांच। अब इसी अर्थक्वेक के कारण एवलांच हुए। बेटा एवलांच क्या होते हैं? जब बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ों को छोड़कर नीचे की तरफ आने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? एवलांचेस। तो इसी अर्थक्वेक के कारण एवलांच हुए। एवलांच क्या होते हैं? जब देखो पहाड़ होते हैं, पहाड़ के ऊपर स्नो की बड़ी बड़ी शीट्स होती है, वो शीट्स जब गिरने लग जाएं तो एवलांचेस हुए माउंट एवरेस्ट पे और लैंडस्लाइड हुई लैंगटैंग वैली में। अब हम देखेंगे ऑयल स्पिल इन कोस्टल एरिया ऑफ यूएसए में हुई बच्चा ऑयल स्पिल। ये जो ऑयल स्पिल थी ये किसका रिलीज था? क्रूड और रिफाइंड पेट्रोलियम का। ये क्रूड और रिफाइंड पेट्रोलियम जब ज़मीन पे या रिवर में फैल जाए तो इसी को क्या कहते हैं? ऑयल स्पिल। पेट्रोलियम ऑन लैंड, रिवर, बेस, गल्फ एंड ओशंस। इससे क्या होता है? लीकेज होती है बच्चा। ऑयल टैंकर में अगर कभी लीकेज हो जाए, ऑयल ड्रिलिंग रिग्स में लीकेज हो जाए, वो पाइपलाइन जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उसमें अगर जैसे कि ये ओशन है, ओशन के अंदर से पाइपलाइन जा रही है, इसके अंदर से पेट्रोल फ्लो करता है, अगर इसमें लीकेज आ जाए, एक बड़े बड़े शिप के ऊपर ऑयल टैंकर जा रहे थे उनमें लीकेज आ जाए, है ना, ऑयल ड्रिलिंग रिग्स में
लीकेज आ जाए तो क्या हो जाता है, ऑयल स्पिल। यूजुअली जो ऑयल होता है वो स्प्रेड हो जाता है वाटर के ऊपर, सरफेस के ऊपर। देखो हमने पता है ना कि डेंसिटी कम होने की वजह से वो फ्लोट करता रहता है। किसके ऊपर फ्लोट करता रहता है, पानी के ऊपर। अ थिन लेयर ऑफ लेयर कॉल्ड ऑयल स्लिक। इसी थिन लेयर को, जैसे नीचे पानी पानी होगा, ऊपर एक लेयर जम जाएगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑयल स्लिक। 28 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, जो डीप वाटर होराइजन था एंड ऑयल रिग, एक ऑयल रिग थी जो लूशीनिया लूशीनिया के कोस्ट पर थी, वो एक्सप्लोड कर गई। इससे बहुत सारा जो ऑयल था वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में फैल गया। इसे ही बोलते हैं डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल और गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑयल स्पिल। इसी को क्या कहते हैं, डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल या गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑयल स्पिल कहते हैं इसको। इसमें एस्टिमेट किया कि 4.9 बैरल जो क्रूड ऑयल था वो स्पिल हो गया। इसे ह्यूमन डिज़ास्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा और ये अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड का ऑयल स्पिल था। सिंपल सी चीज़ जो तुम्हें समझनी है, तुम तो उसको ध्यान रखो कि किसी टैंकर से ऑयल यहाँ तक जा रहा था ओशन में। अब इस टैंकर में किसी वजह से अगर कोई होल हो जाता है तो ये पूरा ऑयल किसके ऊपर आ जाएगा बच्चा, ओशन के ऊपर आ जाएगा, है ना। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं अगर ऐसा हो जाता है, तो ये कोस्टल वाटर को कंटामिनेट कर देता है। मतलब जिस भी कोस्ट पे ऑयल स्पिल होगी वहाँ का पानी ख़राब हो जाएगा। वाटर ऑफ ये लुशीनिया में हुआ था तो लुशीनिया के पूरा कोस्टल वाटर ख़राब कर दिया। मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, कितनी जगह इफ़ेक्ट हुआ इस ऑयल स्पिल का। लुशीनिया, मिसिसिपी, फ्लोरिडा और अल्बामा पे इफ़ेक्ट हुआ। तो बेटा ये ऑयल स्पिल कहीं पर भी हो सकती है जहाँ पर जो ऑयल पाइपलाइंस वगैरह हैं। तो सोचो कितने बड़े एरिया के पानी को ये गंदा कर सकती हैं। पर ये जो ऑयल स्पिल हुई थी, कौन से, डीप वाटर होराइजन, वहाँ पर लुशीनिया, मिसिसिपी, फ्लोरिडा और अल्बामा का पानी कंटामिनेटेड हुआ। इट अफेक्टेड द फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी खतरा होगा, ऐसे गंदा पानी देखने कौन आएगा। और फिशिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी इस पर्टिकुलर के बाद। ऑयल स्पिल जहाँ पर भी होगी वहाँ फिशिंग इंडस्ट्रीज़ तो नीचे जाएगी ही जाएगी। इट अफेक्ट द मराइन बर्ड्स, मैमल्स एंड फिश। देखो मराइन बर्ड्स को भी ये अफेक्ट करेगा, मैमल्स को भी अफेक्ट करेगा। चलो, जो ऑयल होता है वो पेनिट्रेट कर जाता है इनटू द प्लूमेज ऑफ बर्ड एंड फर्स ऑफ मैमल विच रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट इन वाटर। अब मेरी बात सुनो, जिस दिन हम ऑयल लगाते हैं और बालों को बिना किसी शैम्पू के वॉश कर लें तो वो ऑयल वैसे ही रह जाते हैं ना, भारी हो जाते हैं हमारे बाल। तो वैसे ही जब जो फिश मतलब जितने भी वाटर एनिमल होंगे, बर्ड्स होंगे जो पानी पीने के लिए आएंगी, वो जैसे ही उस ऑयल में पानी पीने के लिए बैठेंगी बेटा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ऑयल स्पिल हुआ है, वो सारा तेल उनके पंखों पे चढ़ जाएगा और फिर वो वापस कभी उड़ नहीं पाएंगी, वो वहीं मर जाएंगी। क्योंकि तेल लगने से उनके हो जाएंगे जो फैदर्स होंगे हैवी, और वो फिर कभी उड़ नहीं पाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी। उनकी मूवमेंट को पानी के अंदर रोक देता है, रिड्यूसेस देयर एबिलिटी टू फाइंड फूड। वो फूड नहीं मिल पाते, एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं पाते, तो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। और एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, कोई अगर जानवर उन्हें खाने वाला आ गया, खुद शिकार वो आसानी से बन जाएंगे, नहीं तो अपना शिकार पकड़ पाएंगे और खुद शिकार जल्दी बन जाएंगे। बिसाइड्स मेनी बर्ड्स एंड मैमल swallowed द ऑयल, और कुछ बर्ड्स और मैमल जिन्होंने ऑयल पी लिया, दे ट्राई टू क्लीन देम सेल्फ, दिस अफेक्टेड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह ख़राब हो जाता है और फाइनली वो मर जाती है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.